तो हेलो बच्चों, जो अब है हम इस टॉपिक में भूमि स्थिर है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, भूमि स्थिर है इसका मतलब क्या है? फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। मतलब फतेहपुर जो गांव है वहां का लोगों का मुख्य क्रिया, मतलब वहां के लोग ज्यादातर किस पे निर्भर है? तो खेती पे निर्भर है। यहाँ काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। मतलब यहाँ फतेहपुर के लोग जो हैं वो ज्यादातर काम करते हैं खेतों में, और वहाँ के 75% जो जनसंख्या जो है वो खेतों पर निर्भर है और खेती करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, या तो फतेहपुर के लोग या तो एक बड़े किसान हो सकते हैं या एक खुद मजदूर हो सकते हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मतलब इन लोगों का जो संबंध जो है, फतेहपुर के लोगों का जो 75% जो जनसंख्या है उनका जो है खेतों से संबंध जुड़ा हुआ है, वो खेतों में ही काम करते हैं। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। ठीक, फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मतलब बोल रहा है कि फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, मतलब कोई भूमि का फैलाव नहीं हुआ है। प्रारंभ में इस गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। मतलब प्रारंभ मतलब शुरुआत के टाइम में फतेहपुर गांव में जितना भी आपका बंजर भूमि था, वैसे बंजर भूमि उस भूमि को कहते हैं जहां आपका कोई फसल नहीं होता है, जंगल रहता है, छोटे छोटे आपका बड़े जंगल रहता है। ठीक, उस जमीन को हम बंजर भूमि कहते हैं। ठीक, तो उस बंजर भूमि को वनों को काट कर, जंगलों को काट कर वहां कृषि योग्य भूमि बनाया गया। तब से अब तक इस गांव में कृषि योग्य भूमि कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हो सका है। तब से जो है 1960 से लेकर अभी तक में जो है इसमें कोई क्षेत्र में आपके कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, कोई आपका बढ़ा नहीं है उस क्षेत्र में जमीन। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है। मतलब बिहार में आपका जितना भी है, बिहार में अधिकांशतः जो जमीन है उस पर आपका खेती की जाती है। हर एक फसल उपजाया जाता है, गेहूं हो, चावल हो, आपका दलहन हो, तिलहन हो, ठीक, सब्जी वगैरह हो, ये सब उपजाया जाता है हमारे बिहार में। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। यहाँ जो भूमि जो है कोई बेकार नहीं छोड़ी जाती है। मतलब वह खाली प्लॉट है, वहां कोई ना कोई आदमी जो है अपना उसमें कोई ना कोई किसान जो है किसी तरह का फसल लगा के अपना जीवन यापन उससे चलाते रहते हैं। जुलाई से अक्टूबर बरसात के मौसम खरीफ फसल में किसान मुख्यतः धान एवं हरी सब्जियां उगाते हैं। मतलब आपका जो है किसान जो जुलाई से अक्टूबर के बीच का जो मंथ होता है उस टाइम खरीफ फसल लगाता है और साथ ही साथ आपका हरी सब्जी का भी खेती करता है। खरीफ फसल में आपका धान हो गया और हरी सब्जियां हो गया। इसके बाद नवंबर से फरवरी जाड़े के मौसम रबी फसल में प्रायः गेहूं, दलहन, तिलहन एवं आलू की खेती होती है। अब इसके बाद आपका नवंबर से लेके आपका जो है नवंबर से आपका फरवरी से जो जाड़े के मौसम होता है उस टाइम जो है रबी फसल की खेती की जाती है। रबी फसल में आपका गेहूं हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, ये सब आदि का आप खेती की जाती है हमारे बिहार में। उत्पादित अनाजों में से किसान एक भाग में गन्ने की खेती, एक मिनट सॉरी, उत्पादित अनाजों में से किसान अपने खाने के लिए रखकर शेष खाद्यान्न फसलों को अपने पास के मंडी में बेच देते हैं। मतलब
किसान जो है जो भी अपना फसल उपजाते हैं उस फसल में उस फसल से जो भी अनाज उपजता है उस अनाज को अपने लिए खाने के लिए रख लेते हैं, और बाकी जो उनके लिए बच जाता है एक्स्ट्रा जो होता है वो जाके अपने पास के गांव के पास मंडी में जाकर वहां क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, जिनसे उनको अच्छा आय प्राप्त हो जाता है और जो उनसे उनका जीवन यापन करने में अच्छा हो जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। अब भूमि की एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है जो आपका वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ने अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उसे व्यापारियों को बेचा जाता है और उस गन्ने से जो है आपका गुड़ और चीनी बनाया जाता है। अब हम यहाँ एक टॉपिक छोड़े थे, इस टॉपिक को आप लोग को समझा देते हैं। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप एकड़, बीघा, कट्ठा, धूड़ आदि जैसे क्षेत्रीय इकाई में भी किया जाता है। मतलब गांव में हम लोग अक्सर जो भूमि का जो माप करते हैं वो हम एकड़ में करते हैं, एकड़ के बाद बीघा, बीघा के नीचे आपका कट्ठा और कट्ठा के नीचे आपका धूर आता है। सबसे बड़ा आपका एकड़ होता है, उसके बाद बीघा होता है और एकड़ के नीचे बीघा होता है और बीघा के नीचे कट्ठा होता है और कट्ठा के नीचे आपका धूर होता है। जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? भारत में सभी गांव में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। हमारे भारत में सभी गांव में सिंचाई व्यवस्था उच्च नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। मतलब कहने का मतलब इस टॉपिक का कहने का मतलब है कि हमारे वैसे एरिया जहां आपका नदी तालाब है उस एरिया में सिंचाई व्यवस्था अच्छा होता है, खेती वहां अच्छे ढंग से की जाती है। बाकी के जो आपका 40% जो है इसी पर निर्भर है, नदी तालाब से ही निर्भर है, ठीक, इस पे खेती की जाती है। बाकी के आपका जितना भी 60% जो आपका है भूमि उस पे जो है खेती की जाती है, तो सिर्फ वो मानसून पे निर्भर होकर खेती की जाती है। अगर मानसून अच्छे टाइम पे आ गया, बारिश अच्छे हुआ तो हमारा फसल उपजाया जाता है, और नहीं हुआ तो हमारा उस समय जो है सुखाड़ का हम लोग को सामना करना पड़ता है और कोई भी फसल हम लोग नहीं उपजा सकते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब एक ही वर्ष में एक ही भूमि में बहुत तरह के मतलब अनेकों किस्म के हम लोग फसल जो उपजा देते हैं उसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास 1 बीघा जमीन है, उस 1 बीघा जमीन में हम कुछ आपका जो है दलहन लगा दिए हैं, कुछ तिलहन लगा दिए हैं, कुछ गेहूं लगा दिए हैं, ठीक, ये सब जो है एक ही खेत में कुछ हम सब्जी लगा दिए हैं। तो एक ही खेतों में हम 4-5 किस्म के जो फसल उपजा रहे हैं, ऐसी प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्राय सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं, ठीक। मतलब फतेहपुर के प्राय
कि सभी किसान जो है कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। मतलब फतेहपुर का जो लोग हैं वो 2 फसल आपका उगाते हैं, एक आपका खरीफ फसल और दूसरा है आपका रबी फसल। कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू एवं अन्य हरी सब्जियां का भी उत्पादन करने लगे हैं। अब जो है मतलब कई सालों से मतलब कुछ सालों से आपका कई किसान जो है अब तीसरी फसल को भी उपजाते हैं। जैसे आपका खरीफ उपजा लिए, फिर रबी उपजा लिए। अब उस बीच में क्या करते हैं, कुछ लोग जो है तीसरी फसल भी उपजाते हैं। जैसे आपका आलू रोप दिए, आलू के साथ साथ आपका हरा सब्जी रोप दिए। ठीक, तो इस तरह के आपका तीसरे फसल की भी खेती करते हैं फतेहपुर के लोग। अब किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, मतलब हमारा जो किसान है उसमें जो है उन लोगों में किस तरह से हम लोग भूमि वितरित किए हुए हैं। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, पीछे वाला वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग खेती करने के लिए भूमि कितना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। मतलब अब जो है हम जान लीजिए पहले कि जितना भी हम लोग को खेतों में लोग काम करते हैं उनके पास कुछ ही लोगों के पास खुद का जमीन होता है और बाकी लोगों के पास खुद का जमीन नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं। 1960 से 1970 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिनमें अधिकतर असिंचित भूमि थे। ठीक, मतलब 1960 से 1970 के दशक में आपका एक मुरारी नाम के एक आपका किसान था जिनके पास जो है 3 हेक्टेयर आपका भूमि था, और वो 3 हेक्टेयर भूमि क्या था, असिंचित था। क्या था, असिंचित। असिंचित करने का मतलब जो है आपका वो सिंचा हुआ नहीं है। मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। मुरारी के 3 बेटे थे और वो 3 बेटों की सहायता से वो क्या करता था, उस पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आसान से, यद्यपि वो बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, यद्यपि वो बहुत आराम से नहीं रहते थे, लेकिन परिवार अपनी 2 भैंसों के दूध बेचकर होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि मुरारी के पास 2 भैंस था, उस 2 भैंस को जो दूध होता था उस दूध को बेचकर अपना जीवन यापन करता था अपने परिवार का। मुरारी की मृत्यु के पश्चात यह जब मुरारी की मृत्यु हुआ तो उसका जितना भी आपका 3 हेक्टेयर भूमि जो था वो उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गए। प्रत्येक के पास 1-1 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा हो गया। मतलब अब मुरारी के पास 3 हेक्टेयर भूमि था, जैसे वो बेचारा मरा मुरारी, उसके तीनों बेटे जो है आपस में जमीन बांट लिए। ठीक, और प्रत्येक बेटे को क्या मिला, 1-1 हेक्टेयर भूमि पड़ा। परंतु बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद भी मुरारी के बेटे अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती कर ठीक ढंग से जो गुजारा नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनको आधुनिक तरीके से खेती करने का विधि के बावजूद भी जो मुरारी के बेटे थे वो 1 हेक्टेयर भूमि पे अच्छे तरह से खेती नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ महीनों में उन्हें अतिरिक्त कार्य करके अपना भरण पोषण करना पड़ता था। मतलब वर्ष के अतिरिक्त, मतलब खेती का जब मौसम खत्म हो जाता था तो बाकी जो मंथ होता था उसमें जो है उनके बेटे जो है कुछ अलग अलग काम करके अपना जीवन यापन करते थे। हेलो बच्चों, हम जो है अब पिछले वाले वीडियो में हम लोग भूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इस वीडियो में हम जो है श्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उत्पादन का दूसरा आपका साधन होता है श्रम। मतलब श्रम के बिना आपका उत्पादन नहीं हो पाएगा। श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम जो है उत्पादन का दूसरा
जो दूसरा और महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट साधन है। श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। श्रम के बिना जो है कोई भी वस्तु का आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से श्रम दो प्रकार का होता है। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए, ठीक, अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो श्रम आपका कितना प्रकार का है? दो प्रकार का है। पहला है आपका शारीरिक श्रम, दूसरा है आपका मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम को हम कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल लेबर और आपका मानसिक श्रम को कहते हैं मेंटल लेबर, ठीक। उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी आप वस्तु को उत्पादित कीजिएगा तो आपको शारीरिक श्रम भी करना है और मानसिक श्रम भी करना है। जैसे आप शारीरिक श्रम कोई मशीन चलाना है तो कुछ मशीन जो है आपका हाथों के द्वारा, आपके बॉडी के द्वारा चलाया जाता है, या कुछ मशीन जो है आपका जो है मेंटली, जैसे कंप्यूटर जो क्या है आप मेंटली वर्क करते हैं, ठीक। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। मतलब श्रम जो है आपका उत्पादन का सक्रिय साधन है, एक्टिव, जिसको कहते हैं एक्टिव फैक्टर। लेकिन उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्य से किए जाने चाहिए। मतलब बोल रहा है कि आपका जो है उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्य से किए जाना चाहिए। मतलब बोल रहा है, इस टॉपिक का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि आपका जो है उत्पादन करने के लिए आपका शारीरिक श्रम और आपका मानसिक श्रम दोनों करना चाहिए। अर्थात भूमि के अतिरिक्त श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक साधन है। मतलब बोल रहा है कि भूमि के अलावा, भूमि के बाद आपका जो है उत्पादन के दूसरा और महत्वपूर्ण साधन है आपका श्रम। उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। मतलब आप कोई भी वस्तु को आप उत्पादन करना चाहिएगा, प्रोडक्शन करना चाहिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। बिना मेहनत के कोई भी चीज का उत्पादन नहीं हो पाएगा। खेती के लिए छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। मतलब वैसे किसान जिनका पास पैसा की कमी होता है, भूमि कम होती है, ठीक, तो वो अपने परिवार के साथ क्या करते हैं? अपना खेती करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को मजदूरी पर लाते हैं। मतलब मंझोले मतलब जो आपका मीडियम क्लास के जो होते हैं, और जो बड़े किसान जो होते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे मजदूर को, मतलब दूसरे जो किसान होते हैं जो मजदूरी करते हैं उनको अपने खेतों में लाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। प्राय खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार के होते हैं या सीमांत किसान होते हैं। प्राय जो भी आपका खेतों में जो मजदूर काम करते हैं वो भूमिहीन होते हैं। मतलब भूमिहीन कहने का मतलब कि उनके पास एक भी जमीन नहीं होता है, या वो सीमांत किसान होते हैं। सीमांत किसान कहने का मतलब उनके पास कुछ थोड़ा मोड़ा भूमि का टुकड़ा हो, ठीक। शायद ही किसी श्रमिक के पास अपनी भूमि होती है। शायद ही श्रमिक मतलब मजदूर के पास अपना जमीन होता है। प्राय वे दूसरे के खेतों में कार्य करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। प्राय जो वे लोग जो हैं, आपका जो छोटे किसान जो है, वो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए वो क्या करते हैं? दूसरे के खेतों में काम करते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है।
जैसा किसानों का होता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब श्रमिक जो मेहनत करता है और मेहनत करके जो भी फसल उपजाता है उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है, वो किसका होता है, किसान का होता है, बड़े किसान का, बल्कि उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है। मतलब उन किसानों, बड़े किसानों द्वारा उन लोगों को क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। आपका मजदूरी, जो बड़े किसान जो उनको मजदूरी देता है, मजदूरी में आपका या तो वो अनाज देते हैं या तो उनके बदले, मजदूरी के बदले उनको पैसा दिया जाता है। अब एक टॉपिक हम लोग ऊपर देख लेते हैं। मतलब मजदूरी होता क्या है, राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। मतलब मजदूरी किसके कहते हैं, राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है। मतलब आपका मजदूर जो है अपना जो मजदूरी करता है, काम करता है, और उस मजदूरी के बदले उन्हें जो पैसा दिया जाता है, आय दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है। श्रम जो है आपका मतलब मेहनत जो है आपका शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। शारीरिक मतलब शरीर के द्वारा कर रहे हैं और मानसिक जो अपने दिमाग के द्वारा कर रहे हैं। प्रो मार्शल के अनुसार श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। श्रम का मतलब, प्रो मार्शल का कहना है कि श्रम का मतलब होता है मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए चाहे यह मस्तिष्क से किया जाए। चाहे मनुष्य जो अपना हाथ से क्रिया करे, काम करे, चाहे वो अपने मस्तिष्क मतलब अपने दिमाग से काम करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूंजी से बताएंगे आपको। ठीक है।